हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि एडिटोरियल अभी रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में आया है, दैट इज रिलेटेड टू खालिस्तानी मूवमेंट। ओके, सो एडिटोरियल इज रिलेटेड टू खालिस्तानी मूवमेंट। सो रिसर्जेंस ऑफ खालिस्तानी, दैट मींस खालिस्तानी अगेन खालिस्तान मूवमेंट जो है वो फिर से एक न्यू अवतार के फॉर्म में आ रहा है। समझ में आ रहा है? नाउ, अब सबसे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दूं। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, so the importance of this topic is that this is important in GS paper 1, that is post independence। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक सब्जेक्ट है आपका यूपीएससी में। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी, क्लियर, एज वेल एज करंट अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खालिस्तानी जो एडिटोरियल था और ओवरऑल जो बैकग्राउंड है खालिस्तान मूवमेंट का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो न्यूज थी एज अमृतपाल सिंह फॉलोवर रन अमोक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट और जो उनकी डिमांड है सेपरेट सिख स्टेट की, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आ रही है। अराउंड 50 इयर्स से ये चीजें शुरू हो चुकी है पंजाब में, और जो सिख डायस्पोरा रह रहा है, काफी सारे इंसिडेंट्स आए हैं। समझ में आ रहा है? काफी सारे रिवोल्ट्स, काफी सारे हमले किए जा रहे हैं। क्लियर? तो बेसिकली है क्या, फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज, कि इस न्यूज का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हंड्रेड्स ऑफ फॉलोवर्स ऑफ अमृतपाल सिंह, जो कि एक रेडिकल प्रीचर है, समझ में आ रहा है, प्रीचर है, जिनको प्रो खालिस्तान लीडर भी कहा जाता है, और अभी रिसेंटली याद रखिएगा अजनाला पुलिस स्टेशन जो कि अमृतसर के पास है, वहां पर वॉलेंटली क्लैश हुआ है। ओके, जहां पर डिमांड की गई है कि उनके जो कलीग्स हैं, एक जो कलीग्स हैं वो उनके ऊपर केस किया गया है, कस्टडी में है वो पुलिस की, तो उनको छोड़ने की डिमांड की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खालिस्तान मूवमेंट है क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय खालिस्तान? ओके, तो बेसिकली रिमेंबर दिस थिंग, खालिस्तान मूवमेंट इज अ फाइट फॉर सेपरेट सोवरेन सिख स्टेट। समझ में आ रहा है? खालिस्तान मूवमेंट इज अ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये याद रखिएगा। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज अ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो जब भी हम सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, दैट मींस इंडिया से अलग एक स्टेट बनाना है। समझ में आ रहा है? सेपरेटिस्ट मूवमेंट, क्लियर। एंड दे वांटेड टू क्रिएट अ होमलैंड फॉर सिख बाय एस्टैब्लिशिंग अ सोवरेन स्टेट। ओके, कि सिखों के लिए एक सोवरेन स्टेट, सिख स्टेट बनाया जाए। ओके, सो विच इज कॉल्ड एज खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान मींस, अब क्यों सिखों के स्टेट को खालिस्तान का नाम दिया जा रहा है, बिकॉज खालिस्तान मींस लैंड ऑफ खालसा, लैंड ऑफ खालसा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सा पंजाब की बात हो रही है, सोवरेन सिख स्टेट इन प्रेजेंट डे पंजाब। पंजाब दोनों ही, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। ओके, सो अब इस मूवमेंट को क्रश भी किया जा चुका है, अगर आप इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड को समझे तो। ओके, ये याद रखिएगा। तो अब इस मूवमेंट को क्रश भी किया गया। द मूवमेंट वाज क्रश्ड इन इंडिया फॉलोइंग, सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ब्लू स्टार 1984 का, देन ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 एंड 1988। ओके, बट इट कंटिन्यूज टू इवोक सिंपैथी, कहीं ना कहीं से सिख पॉपुलेशन की सिंपैथी खालिस्तानीज के साथ में आती रही है। ओके, स्पेशली जो सिख डायस्पोरा बाहर रह रहा है, लाइक कनाडा, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
तो खालिस्तान क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि खालिस्तान एक सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो अपना होमलैंड बनाना चाहते हैं। सिख अपना होमलैंड बनाना चाहते हैं, एक सोवरेन स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसको खालिस्तान नाम दिया गया, लैंड ऑफ खालसा। क्लियर? तो इसमें दोनों ही पंजाब आ जाएंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? ओरिजिन ऑफ दिस मूवमेंट। ओके, जब हम बात करते हैं ओरिजिन की, इसकी शुरुआत कहां से हुई? ओके, तो इसके लिए हमें थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री पे भी पहुंचना पड़ेगा। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी हमारे में समझ होनी चाहिए। ओके, तो बेसिकली इस मूवमेंट का ओरिजिन होता है, अगर हम इंडिया के इंडिपेंडेंस और जब पार्टीशन हुआ था रिलीजियस लाइन पर, उस टाइम पीरियड को हमें ध्यान करना पड़ेगा। बिकॉज पार्टीशन का जो इम्पैक्ट था, एक तो पंजाब प्रोविंस पर पड़ा था, दूसरा आपका बंगाल रीजन पर पड़ा था। समझ में आ रहा है? तो पंजाब प्रोविंस जो कि डिवाइड की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें काफी ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे रेफ्यूजीज इकट्ठा हो गए थे। जिस वायलेंस ने मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज जनरेट कर दिए थे। समझ में आ रहा है? तो जितने भी सिख और हिंदूज जो वेस्ट में थे, दैट मींस जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया ईस्ट में, वो छोड़कर आ गए पाकिस्तान वाला पंजाब। क्लियर? और जितने भी मुस्लिम्स थे ईस्ट पंजाब में, उन्होंने माइग्रेट किया वेस्ट में, दैट मींस जो पंजाब वाला जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर। तो मुस्लिम्स इन द ईस्ट फ्लेड वेस्टवर्ड, उन्होंने पाकिस्तान जाना शुरू किया। तो अब बेसिकली इसकी जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है? लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये याद रखिएगा। लाहौर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, इंपॉर्टेंट रीजन इसलिए है क्योंकि इट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो जब मैं बात करता हूं महाराजा रंजीत सिंह, जो कि ग्रेट, जिन्होंने सिख एम्पायर बनाई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में। ओके, लाहौर जो कि कैपिटल थी किसकी? महाराजा रंजीत सिंह की। समझ में आ रहा है? जिन्होंने काफी बड़ी एम्पायर, सिख एम्पायर बनाई थी। और लाहौर किधर चला गया? पाकिस्तान में। क्लियर? और काफी सारे होली सिख साइट हैं। ओके, लाइक ननकाना साहेब, जो कि बर्थ प्लेस है गुरु नानक जी का, जो जिनको फाउंडर कहा जाता है सिखिज्म का। गुरु नानक जी फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। ओके, बट ज्यादातर सिख पॉपुलेशन कहां पर है? इंडिया में है। But in India, they are a small minority. Around 2% पॉपुलेशन ही है सिख की। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब सिखिज्म, ये जो हम बात करते हैं सिखिज्म एज ए रिलीजन कहां से आया, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, इस बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। क्लियर? तो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। ओके, नाउ Now try to understand. Sikhism is also called as umbilical cord of Hinduism. Sikhism को umbilical cord भी कहा जाता है। Sikhism is called as umbilical cord of Hinduism. अब इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड सिखिज्म के जो रूट्स हैं। ओके, देयर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिखिज्म के जो रूट्स हैं, कहा जाता है कि जो जिस तरीके से जो इंडिया का ट्रेडिशन था, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, लिबरल, सूफी, इस्लाम। सो अगर हम बात करते हैं सिखिज्म की, सो द फर्स्ट मास्टर, दैट मींस फर्स्ट गुरु, किनको कहा जाता है? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। अब अगर आप मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल हिस्ट्री में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, और उस टॉपिक का नाम है भक्ति मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी। भक्ति मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन मेडिवल टाइम्स। भक्ति, ओके, भक्ति मूवमेंट में दो तरह की भक्ति, दो तरह के ग्रुप्स थे। कौन कौन से? निर्गुण सेंट्स एंड सगुण। समझ में आ रहा है? निर्गुण याद रखिएगा, जिनके लिए गॉड फॉर्मलेस है, गॉड का कोई फॉर्म नहीं होता। लाइक कबीर निर्गुण भक्ति को बिलोंग करते हैं। कबीर, गुरु नानक,
निर्गुण भक्ति की बात करते हैं। सो गुरु नानक देव वॉज वन ऑफ द मेनी हिंदू सेंट। ये एक हिंदू सेंट थे जो फ्लरिश हुए थे हिंदू भक्ति मूवमेंट में। ओके, ये याद रखिएगा। एंड दिस वॉज बर्थड एज ए हिंदू रेजिस्टेंस मूवमेंट अगेंस्ट द फेनेटिकल इस्लामिज्म। समझ में आ रहा है, क्योंकि उस समय इस्लाम इंडिया में आया और फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहे थे, टेम्पल्स को डिमोलिश किया जा रहा था। अब आप कहेंगे कि सर ये आप कहां से बोले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपकी किताब बोल रही है, सतीश चंद्रा। सभी लोग एनसीईआरटी पढ़िए, सतीश चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ मेडिवल इंडिया पढ़िए, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है। सो बेसिकली गुरु नानक देव वॉज द, you can say, he belongs to the Nirgun tradition of Bhakti movement, okay, which believed in the worship of a formless deity, formless divinity. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो सिखों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है दैट इज गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, समझ में आ रहा है। नाउ गुरु ग्रंथ साहिब इज रेप्लीट विद सेवरल रेफरेंसेस टू हिंदू चैंट ऑफ ओम। समझ में आ रहा है। अब कैसे, आप कहेंगे कैसे। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आप देख सकते हैं, आप सभी ने सुना होगा एक ओमकार सतनाम। समझ में आ रहा है। तो ये जो ओमकार है, ओमकार इसका मतलब क्या है, ओमकार इज द इटर्नल ट्रुथ। ओमकार किस चीज को कहा गया है, इटर्नल ट्रुथ विच कैन नॉट बी चेंज्ड। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो अब इस टाइम पीरियड में जब ये भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ मेडिवल टाइम्स में, याद रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट मॉन्क्स ऑफ मल्टीपल फेथ, कास्ट, सेक्ट, ओके, दे हैव रिटन वर्सेस इन दैट। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब ने, कबीर के भी कुछ जो याद रखिएगा टीचिंग्स है वो भी गुरु ग्रंथ साहिब में। ओके, तो कबीर हो गए, धन्ना हो गए, सेन हो गए, पीपा हो गए, ऑल दीज आर लोअर कास्ट हिंदू सेंट। एक मुस्लिम सेंट भी है जिनका नाम है मियां मीर, सूफी मुस्लिम सेंट। तो इन सभी के जो वैल्यूज हैं हमें कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में दिखते हैं। ओके, दैट इज व्हाई इट शोज दैट इट रिफ्लेक्ट्स द मल्टीकल्चरल एंड टॉलरेंट वैल्यूज। ये क्या शो करता है, मल्टीकल्चरल एंड टॉलरेंट वैल्यूज ऑफ सिखिज्म। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए अगर हम देखें मोस्ट ऑफ दी सिख गुरुज, मोस्ट ऑफ दी सिख गुरुज, अब सिखिज्म पहले तो रिलीजन नहीं था, so most of the Sikh gurus, okay, they belongs to which community, they belong to Khatri trader families, Khatri trader families, and they used to worship deities। ये वर्शिप करते थे, जितने भी आज गुरुज हैं वो खत्री हैं सब। Okay, now Khatri trader families, they used to worship deities like Ram, Krishna, etc. They used to worship. Okay, तो इसीलिए इन दी खालसा फ्रेटर्निटी, खालसा क्या है ये याद रखिएगा कि ये खालसा क्या है। खालसा की जब मैं बात कर रहा हूं, खालसा मींस मिक सिख, मिलिटेंट सिख ग्रुप, मिलिटेंट सिख ग्रुप। ओके, मिलिटेंट सिख ग्रुप। ओके, अब ये खालसा बनाया, खालसा पंथ किसने बनाया था, दिस वॉज क्रिएटेड बाय लास्ट गुरु, लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह, कंटेम्पररी टू औरंगजेब। समझ में आ रहा है। सो दिस वॉज क्रिएटेड, खालसा वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह फॉर हिंदूज। और उस समय मैंडेटरी होता था कि हिंदूज अपने किसी एक सन को, याद रखिएगा, डिवोट करें खालसा के लिए। समझ में आ रहा है, इट वॉज मैंडेटरी टू डिवोट वन ऑफ देयर सन्स। ओके, तो इसीलिए आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जब गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई, तब आप एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा में एनसीईआरटी में बंदा बहादुर आते हैं, बंदा बहादुर।
नाउ बंदा बहादुर कौन है? बंदा बहादुर वॉज ऑल्सो एन एकम्प्लिश ऑफ गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने फर्स्ट हु स्टैब्लिश फर्स्ट सिख प्रिंसिपैलिटी। और बंदा बहादुर ये थे कौन? ही वॉज बोर्न इन हिंदू ही वॉज बोर्न इन हिंदू डोगरा राजपूत कास्ट। हिंदू डोगरा राजपूत कास्ट। बंदा बहादुर हिंदू डोगरा राजपूत कास्ट। अब सिख एम्पायर जब सबसे सिख एम्पायर किसके टाइम पीरियड में बनती है? तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आते हैं वो होते हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, ब्रिटिश टाइम पीरियड में। समझ में आ रहा है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख किंगडम। फाउंडर ऑफ सिख किंगडम, इन्होंने बनाया था सिख किंगडम, ये याद रखिएगा। ओके, महाराजा महाराजा रणजीत सिंह। कैपिटल वॉज लाहौर। कैपिटल क्या थी? लाहौर कैपिटल थी। ओके, और कहा जाता है महाराजा रंजीत सिंह के फ्लैग पर भी हिंदू डीटीज की फोटो हुआ करती थी। क्लियर? सो द फर्स्ट सिख किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज नॉट ए रिलीजियस स्टेट, okay, based on bigotry or intolerance toward other communities. No, महाराजा रणजीत सिंह ने जो सिख किंगडम बनाया वो याद रखिएगा रिलीजन के बेसिस पर नहीं था। ओके, इट वॉज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस थिंग, महाराजा रणजीत सिंह वॉज अ सेक्युलर मैन। ही वॉज अ सेक्युलर मैन, सेक्युलर पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने याद रखिए who employed people from all the faith. Muslims were also there in his army. हर रिलीजन के लोग इनके आर्मी में थे। कहा जाता है सेकंड बेस्ट आर्मी थी एशिया में। सेकंड बेस्ट आर्मी महाराजा रंजीत सिंह की। फर्स्ट तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। बहुत सारे सोल्जर्स जो थे महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में, कोई उड़ीसा से था, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से था। ओके, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे सर्व्ड इन हायर पोजीशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ओके, एंड ही मेंटेन्ड एशिया सेकंड बेस्ट आर्मी। और इनकी सेकंड बेस्ट आर्मी इसीलिए बोली जाती बिकॉज आर्मी पर्सनल्स वर ट्रेन्ड बाय फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर्स। ट्रेन्ड बाय फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर्स। रिमेंबर दिस, फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर्स। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली खालिस्तान मूवमेंट है क्या? खालिस्तान मूवमेंट इज ऑल्सो अ प्लान्ड एंड डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डीलिंक सिख फ्रॉम देयर हिंदू रूट्स। समझ में आ रहा है? अब ये जो खालिस्तान मूवमेंट बना, ये किस लिए बन रहा है? ताकि जो सिखिज्म के हिंदुइज्म से जुड़े हुए रूट्स है उनको पूरी तरीके से अलग किया जा सके। समझ में आ रहा है? नाउ सिखिज्म, अब कहते हैं कि सिखिज्म हैज हार्डली एनीथिंग इन कॉमन विद इट। ओके, सो इनिशियली ये जो मूवमेंट था, इट वाज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। गुरु नानक देव नेवर इंटेंडेड टू क्रिएट अ सेपरेट रिलीजियस ऑर्डर। गुरु नानक जी ने कभी भी सेपरेट रिलीजियस ऑर्डर की बात नहीं की। समझ में आ रहा है? अनलाइक इस्लाम, इन सिखिज्म देयर इज नो प्रेसिडेंट ऑफ अ रिलीजियस स्टेट। समझ में आ रहा है? जैसे इस्लाम में कैलिफेट की पोजीशन आ गई थी, ऐसा सिखिज्म में नहीं था। ये याद रखिएगा। सो गुरु गोविंद सिंह वॉज दी 10th एंड लास्ट गुरु। ओके, ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? तो अब यही सारी चीजें, तो उस समय ये सारा मूवमेंट शुरू हुआ, भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। क्लियर? तो अब इन्हीं सभी चीजों के बाद अब एक चीज याद रखिएगा। अब गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड खालसा सेक्ट, मिलिटेंट विंग शुरू की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नाउ 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह, ही क्रिएटेड खालसा। खालसा क्या है? मिलिटेंट विंग। मिलिटेंट विंग, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलिटेंट विंग, ओके, टू फाइट मुगल आर्मीज, मुगल आर्मी से लड़ने के लिए। ओके, इसीलिए सिखिज्म को क्या कहा जाता था? इसीलिए जो ये सिखिज्म 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 वॉज कॉल्ड एज स्वॉर्ड आर्म ऑफ हिंदुइज्म। इसको कहा जाता था स्वॉर्ड आर्म ऑफ हिंदुइज्म।
सिखिज्म को कहा जाता था सॉर्ड ऑफ हिंदुइज्म। और बाद में एक याद रखिएगा एक सेक्ट क्रिएट हो गया, कौन सा? नामधारी सिख ग्रुप, नामधारी सिख ग्रुप, ये क्रिएट हो गया। अब ये ग्रुप कब बना? इन्होंने सबसे पहले शुरू किया काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट। नामधारी सिख ग्रुप स्टार्टेड फर्स्ट काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट, इन्होंने सबसे पहले शुरू किया काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट। व्हेन? इन 1870s, 1870s में ये चीजें शुरू हुई। समझ में आ रहा है? अब ड्यूरिंग द राइट्स, अब 1947 में पंजाब पार्टीशन हो रहा था, क्लियर? सो कम्युनल रिवॉर्ड्स हुए थे। सो ड्यूरिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ 1947 along with Hindus, thousands of Sikh were also butchered by Muslim rioters in Pakistan। इसीलिए सिखों को पाकिस्तान वाला पंजाब छोड़कर इंडिया में माइग्रेट करना पड़ा। समझ में आ रहा है? इवन टुडे हिंदूज एंड सिख दे वर्शिप कॉमन डीटीज लाइक वैष्णो देवी। ओके, सो सिख हैव फॉट अगेंस्ट पाकिस्तानी इन ऑल द वॉर्स। सिखों ने ही याद रखिएगा, दे हैव फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान इन ऑल द वॉर्स दैट इंडिया फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके, इसीलिए सिख एंड हिंदूज की काफी लॉन्ग हिस्ट्री है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इन्हीं चीजों को अब आज यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये मूवमेंट शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कहां से इन चीजों की शुरुआत होती है। ओके, बेसिकली ये मूवमेंट की शुरुआत हुई किस लिए, क्या रीजन थे इन सभी चीजों के पीछे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है? तो ये तो हिस्ट्री हो गई, ये याद रखिएगा, जो मेडिवल टाइम से। समझ में आ रहा है? नाउ, सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स। ओके, अब हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी मूवमेंट्स जितनी भी हैं, ये इनकी शुरुआत क्यों हो रही है, कहां से ये चीजें शुरुआत होती है। समझ में आ रहा है? तो अब एक चीज याद रखिए कि इस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई, अब खालिस्तान के जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज में ही आ गए थे। द रूट्स ऑफ खालिस्तान। ओके, अब मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि अब इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझें। क्लियर? सो द रूट्स ऑफ खालिस्तान वर ऑलरेडी स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश ओनली। इट इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। समझ में आ रहा है? ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज का ही पार्ट है खालिस्तान। अब कैसे और बाद में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर एवरीवन? सो रूट्स of Khalistan. Now, roots of Khalistan, these lie in British colonial policies. Lie in British colonial policies. समझ में आ रहा है? Now these policies started from 1800s. Okay, एंड ये चीजें आपको दिखेंगी टू डिवाइड सिख एंड हिंदूज। हिंदूज एंड सिख को डिवाइड करने के लिए पॉलिसी शुरू होती है 1900, दैट मींस इन द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। कैसे? बिकॉज सिख वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स इनटू द ब्रिटिश आर्मी। सिख को रिक्रूट किया गया था। सिख वर रिक्रूटेड इनटू द लार्ज numbers in British army। ओके, किस लिए रिक्रूट किया गया? सो दैट सिख पर्सनल कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिंदू रूलर्स। कैन बी, इनको यूज किया जा सके अगेंस्ट हिंदू रूलर्स। ये याद रखिए। Clear? Now, after the independence, that means after 1947, tension was started between the state of Punjab and central Indian government। अब tension after 1947, tension start होती है, tension between Punjab and Indian government। Indian मतलब central government। ओके, अब ये टेंशन कहां से शुरू होती है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर? सो फर्स्ट, try to understand
तो अब हम समझेंगे कि क्या सिनेरियो था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। ओके, नाउ तो अब सिनेरियो क्या हुआ? ओके, तो पॉलिटिकल स्ट्रगल की शुरुआत होती है। ओके, सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पंजाब रीजन जो है, प्री इंडिपेंडेंस के पहले की अगर हम बात करें, पंजाब रीजन। ओके, तो प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, नाउ प्री इंडिपेंडेंस पंजाब हैज बीन द ट्रेडिशनल, पंजाब क्या है? पंजाब, इट हैज बीन द ट्रेडिशनल होमलैंड फॉर सिख। क्लियर? So, before its conquest by the British, because Anglo-Sikh wars हुए थे, okay, and in Second Anglo-Sikh War, Punjab was taken over by the British only, okay. Now, in 1940s, 1940s में ऐसा क्या हुआ? अब ये याद रखिएगा, 1940s जब लाहौर, लाहौर सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। क्लियर? लाहौर सेशन हुआ मुस्लिम लीग का। नाउ इस सेशन में किस चीज की बात की गई कि पंजाब बी मेड इनटू अ मुस्लिम स्टेट, पंजाब को क्या बनाया जाए? इस सेशन में जिन्ना ने बोला पंजाब बी मेड एज ए मुस्लिम स्टेट। क्लियर एवरीवन? तो अब इसी की वजह से उस समय जो सिखों के लीडर थे, नाउ सिख वर लेड बाय अकालीज, अकाली दल आज भी है, अकालीज। समझ में आ रहा है? यहां पर काफी ज्यादा कंसर्न आया, ग्रीव कंसर्न कि अब हमारा क्या होगा भाई। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज वाई दे पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ खालिस्तान, इसीलिए इन्होंने आइडिया रखा किस चीज का? खालिस्तान का, खालिस्तान। समझ में आ रहा है कि खालिस्तान, दे पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ खालिस्तान एज ए थियोक्रेटिक और रिलीजियस स्टेट, and this would be covering the larger Punjab region। समझ में आ रहा है? लार्जर पंजाब रीजन। ओके, तो अब बेसिकली इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत यहीं से हो गई कि आप पंजाब को क्या किया गया? पार्टीशन किया गया, बट पंजाब किसका था? मतलब पंजाब जो था, जो मेन था, वो सिखों के कंट्रोल में था, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड से। ओके, तो इसीलिए अब यहीं से पंजाब क्राइसिस शुरू हो गई। क्या शुरू हुआ? पंजाब क्राइसिस। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पंजाब क्राइसिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ना पंजाब क्राइसिस आपको समझना कैसे? पंजाब क्राइसिस, जितने भी मैं डायग्राम्स बनाता हूं आप सभी लोग बनाइए। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड क्या है पंजाब क्राइसिस का। समझ में आ रहा है? देन आपको समझ में आएंगे इश्यूज, बैकग्राउंड एंड देन इश्यूज। इश्यूज में क्या क्या आ जाएंगे? इश्यूज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेंगे तीन टाइम पीरियड, like you need to understand pre 1966, then post 1966, okay, and then you need to understand post 1980s। ये जो तीन टाइम पीरियड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ड्रॉ कर लेना। क्लियर एवरीवन? Now, first we'll try to understand the background. Now, Sikhism emerged as a reform movement against the डॉगमेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदुइज्म, जो भी सुपरस्टिशन था उसके अगेंस्ट में याद रखिएगा ये एक रिफॉर्म मूवमेंट के तौर पर आया। सो आफ्टर टेंथ गुरु, टेंथ गुरु मींस गुरु गोविंद सिंह। सो जो ट्रेडिशन था गुरुज का अमंग द सिख आफ्टर टेंथ गुरु, इट वाज एंडेड। Okay, and the utmost holy scripture and reverence was given to Guru Granth Sahib। Clear? Now गुरुद्वाराज बनवाए गए, गुरुद्वाराज वर came under the control of the महंत, गुरुद्वाराज बनवाए गए, गुरुद्वाराज। Now गुरुद्वाराज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंत, ये किसके कंट्रोल में थे? करप्ट महंत के कंट्रोल में हुआ करते थे। समझ में आ रहा है?
इसीलिए याद रखिएगा, एक मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट हुआ था पंजाब में, जो कि कंटेम्पररी है किसके, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, अकाली सत्याग्रह। आप सभी ने सुना होगा मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया, दैट इज अकाली सत्याग्रह। ओके, अकाली सत्याग्रह। तो जब हम अकाली सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, अकाली सत्याग्रह शुरू हुआ था, ओके, ग्रुप ऑफ यंग सिख, ग्रुप ऑफ यंग सिख, दे emerged एज एन अकाली। समझ में आ रहा है? किस लिए आया था? ताकि जो गुरुद्वारा थे उसको करप्ट महंत से, कंट्रोल से बाहर निकाला जाए। और जिसकी वजह से आप देखेंगे 1925 में अकाली सत्याग्रह कैसे खत्म होता है, एक कमिटी बना दी गई थी, कौन सी, SGPC। अब ये क्या है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, ये कमिटी बना दी गई थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, दिस कमिटी वॉज स्टैब्लिश्ड, रिमेंबर दिस थिंग। अब ये कमिटी बना दी गई थी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी, रिमेंबर दिस थिंग। तो अब यहीं से शुरुआत हो गई। तो स्टोरी जो है पंजाब क्राइसिस की, ओके, इट स्टार्ट्स विद पार्टीशन ऑफ इंडिया बेसिकली। ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया 1920 में अकाली दल वाज फॉर्म, पहली अकाली दल का फॉर्म होती है 1920, अकाली दल वाज फॉर्म्ड, दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव अकाली दल का था पॉलिटिकल अवेकनिंग, पॉलिटिकल अवेकनिंग, ओके, एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सिखिज्म, प्योरिफिकेशन ऑफ Sikhism. Clear? So at that time, Akali Dal was led by, okay, Sikh community। और मेन लीडर कौन थे? मास्टर तारा सिंह। कौन थे मेन लीडर? मास्टर तारा सिंह। ये मॉडर्न इंडिया का आपका पूरा पार्ट है, सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी। ही वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ अकाली दल एट दैट टाइम। Okay, so in spite of its emphasis on religion and Punjab culture, it resulted into फर्स्ट जनरल इलेक्शन। समझ में आ रहा है? तो अब यहीं से अकाली दल जो है हमेशा पंजाब में पावर में रहने की कोशिश करेगा, ये याद रखिएगा। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक बैकग्राउंड। बेसिक बैकग्राउंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर एवरीवन? तो खालसा वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह। ओके, तो अब ये याद रखिए, सिख किंगडम बनाया किसने? रंजीत सिंह ने। देन 1920 में अकाली दल बन जाता है, अकाली दल सत्याग्रह, अकाली मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अकाली मूवमेंट क्यों हुआ था? सो दैट करप्ट महंत के कंट्रोल से गुरुद्वारे को बाहर लाया जाए, और एक कमिटी बन गई थी, शिरोमणि अकाली दल। ओके, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी। तो अकाली दल क्या है? पॉलिटिकल पार्टी थी। तो एसजीपीसी, ये याद रखिएगा, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और दूसरी चीज क्या बन गई? अकाली दल बन गया था 1920 में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब आप सभी ने मॉडर्न इंडिया में शुरू होगा, सुना होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अकाली दल भी थे। समझ में आ रहा है? सेकेंड राउंड टेबल की मैं बात करूंगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, नाउ यहां पर कम्युनल सीट्स की बात कर दी गई बस, और यहां पर बढ़ावा दे दिया गया कम्युनल सीट्स। मैंने बताया ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कम्युनल पॉलिसीज। ओके, तो अब पंजाब से की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी अकाली दल, कम्युनल सीट्स की बात की गई। ओके, तो यहां पर याद रखिएगा, कम्युनल सीट्स की बात की गई। इसी के बाद जब इलेक्शन हुए तो शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, दे गेट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर
दे गॉट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पावर इन पंजाब। इन्होंने कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई थी पंजाब में, कोलिशन। कोलिशन में किसके साथ मिलके? पंजाब में एक और पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। क्लियर? नाउ अकाली दल वाज अबाउट टू मर्ज विद मुस्लिम लीग। तो मैंने आपको बताया 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन आया। ओके, सो अकाली दल वाज अबाउट टू मर्ज विद मुस्लिम लीग, बट अकाली दल के जो पंजाबीज थे, दे वर मोर सोशियो कल्चरल अटैच टू हिंदूज। अब मुस्लिम लीग के साथ ये मर्ज क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि जो पंजाबीज हैं, जो सिख हैं, उनके जो सोशियो कल्चरल रूट्स है वो हिंदुइज्म से ही आए हैं। समझ में आ रहा है? So Sikh community preferred India over Pakistan. This was the main reason because उनके roots हिंदुइज्म के हैं। That is why अकाली दल they rejected जिन्ना offer also. जिन्ना ने प्रॉमिस किया था कि उन्हें सेपरेट लैंड देंगे। जिन्ना ने ये चीज प्रॉमिस की थी। समझ में आ रहा है? So when Shiromani Akali Dal leader Master Tara Singh asked for Khalistan from Nehru, इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब क्या हुआ कि जब इन्होंने जिन्ना का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, याद रखिएगा, अब शुरुआत यहीं से हुई। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन आ गया। अब जब लाहौर रेजोल्यूशन आ गया, वहां पर पंजाब को कहा गया कि एक मुस्लिम डोमिनियन बनाया जाएगा, तो वहीं पर दिक्कतें वहीं से शुरू हो गई। तो अब अकाली दल ने क्या किया? जिन्ना का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब इंडिपेंडेंस पार्टीशन के बाद हुआ ये कि पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उसकी शुरुआत होगी ग्रेटर ऑटोनॉमी की, कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए। सो पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, इट बिगेन अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली, विद पंजाब सूबा मूवमेंट, की एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय पंजाब अलग स्टेट तो था नहीं। समझ में आ रहा है? सेपरेट स्टेट की बात शुरू हो गई थी। ओके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये सारी चीजें आना शुरू हुई। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा। तो बेसिकली द फाइट फॉर अ सेपरेट सिक्स स्टेट, ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पंजाबी सूबा मूवमेंट। इसकी शुरुआत होती है कहां से? पंजाबी सूबा मूवमेंट से, कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए। ओके, और पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी? अकाली दल पार्टी। अकाली दल। तो अकाली दल जो कि सिख डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी है, एंड दे सॉट टू क्रिएट अ सेपरेट सिख सूबा और प्रोविंस। ओके, तो जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, पंजाबी सूबा मूवमेंट अकाली दल ने शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है कि अब एक पंजाबियों की अपनी अलग प्रोविंस होनी चाहिए। बट मैंने आपको बताया कि एक कमीशन बना था स्टेट्स का। कौन सा? कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाया जाए कि ना बनाया जाए। तो एक कमीशन बना, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अब इन्होंने क्या किया? दे रिजेक्टेड अकाली दल्स डिमांड। इन्होंने 1955 की रिपोर्ट में रिजेक्ट कर दिया किसकी डिमांड को? पंजाबी सूबा मूवमेंट की डिमांड, अकाली दल की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? So they rejected Akali Dal's demand, and they were fearing that creating a Punjabi majority state effectively, it would create another state based on religious ground. तो बेसिकली किस बेसिस पर रिजेक्ट किया गया था? कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को ये लग रहा था कि अगर हमने रिलीजियस लाइन पर, क्योंकि पंजाब जो स्टेट बनने वाला था, वो मतलब जो डिमांड थी उनकी, वो रिलीजियस लाइन पर थी। तो अगर ये डिमांड इनकी अप्रूव कर ली जाती, एक्सेप्ट कर ली जाती, तो एक और स्टेट बन जाता रिलीजियस लाइन पर, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और यूनियन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी एक पाकिस्तान बन चुका था रिलीजियस लाइन पर। समझ में आ रहा है? तो अब यहीं से शुरुआत हो गई। ओके, तो अब बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए आफ्टर अ सीरीज ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट। ओके, बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हुए। सो दैट इज व्हाई इन 1966, आफ्टर इयर्स ऑफ प्रोटेस्ट, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने क्या किया? अब इंदिरा गांधी एक्सेप्टेड द डिमांड एंड पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट किया इस डिमांड को, एक्सेप्टेड द डिमांड for Punjab as a separate state. State of Punjab was reorganized to reflect the Punjabi सूबा डिमांड। और तब कौन सा एक्ट पास हुआ? पंजाबी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कौन सा एक्ट पास हुआ? पंजाबी
ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तब ये याद रखिए कि ये एक एक्ट पास हुआ 1966 में। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी, अब नेहरू ने तो रिजेक्ट कर दिया था। याद रखिएगा, नेहरू जी के सामने जब आया था 1955 में, डिमांड रिजेक्ट कर दी, बट इंदिरा गांधी एक्सेप्टेड द डिमांड एंड इंदिरा गांधी सेपरेटेड पंजाब फ्रॉम हरियाणा एंड हिमाचल। इंदिरा गांधी ने क्या किया? शी सेपरेटेड पंजाब फ्रॉम हरियाणा एंड हिमाचल। इन्होंने सेपरेट कर दिया किसको? पंजाब को, हिमाचल और हरियाणा से। समझ में आ रहा है? अब पंजाब और हरियाणा के बीच में एक याद रखिए स्ट्रगल शुरू हो गया वहीं से। स्ट्रगल क्या था? स्ट्रगल कॉन्टेस्ट स्टार्टेड बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। किस चीज को लेकर शुरू हुआ? सबसे पहली चीज, बोथ द स्टेट्स दे वर कॉन्टेस्टेड फॉर, दोनों किस चीज के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे? वन इज करनाल डिस्ट्रिक्ट, करनाल डिस्ट्रिक्ट को लेकर। सेकंड इज चंडीगढ़ एज ए कैपिटल, चंडीगढ़ एज ए कैपिटल। अब बेसिकली ये लड़ाई थी किस चीज के लिए? अब देखो, अगर तुम टाइम पीरियड ध्यान रखो, 1966 से ये चीजें शुरू हो रही है और इसी टाइम पीरियड में इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप कहेंगे कि सर ये सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है और उसी टाइम पीरियड में पंजाब एक अलग स्टेट बन रहा है, तो दोनों के बीच में अब ग्रीन रेवोल्यूशन खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिवर वाटर। तो दोनों ही स्टेट के बीच में स्ट्रगल शुरू हुआ किस चीज के लिए? रिवर वाटर के लिए, रिवर वाटर। इसीलिए दो डिस्प्यूट शुरू हो गए, चंडीगढ़ एंड करनाल डिस्ट्रिक्ट को लेकर, बिकॉज इन 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड एंड ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉस्पर्ड द पंजाब एंड प्रॉस्पर्ड पंजाब एज वेल एज लैंडलॉर्ड्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। समझ में आ रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी किसके लिए लेकर आया? लैंडलॉर्ड्स। कौन से लैंडलॉर्ड्स? कहां के? पंजाब एंड हरियाणा के लैंडलॉर्ड्स के लिए ये प्रॉस्पेरिटी लेकर आया, बिकॉज पंजाब एंड हरियाणा आर फ्यूडल स्टेट्स। ये फ्यूडल स्टेट्स हैं। समझ में आ रहा है? सामंतों के इलाके हैं। सो ग्रीन रेवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन रिवर वाटर ऑल्सो, क्योंकि बिना पानी के आप एग्रीकल्चर कैसे करोगे? सो इसीलिए अब यहीं से समझो, एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ओपियम वाज गिवन टू लेबर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में ओपियम दिया जाता था पंजाब और हरियाणा के लेबर्स को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना कहां पर? फील्ड में रह सके। समझ में आ रहा है? ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम फील्ड में रह सके, ये याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। तो 1966 में याद रखिए स्टेट जो था वो ट्राइफरकेट हो गया। ओके, ट्राइफरकेट कैसे? जो हिंदी मेजोरिटी थी वो हरियाणा में, ओके, पंजाबी मेजोरिटी पंजाब में। तो पंजाब वॉज अ स्टेट, पंजाब एक सेपरेट स्टेट क्रिएट किया गया एंड चंडीगढ़ वॉज मेड अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ को क्या बना दिया? यूनियन टेरिटरी बना दिया कि सेंटर के कंट्रोल में रहेगा। ओके, एंड सम हिली रीजन्स ऑफ द स्टेट वर मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश। हिली रीजन्स कहां पे मर्ज कर दिए गए? हिमाचल प्रदेश में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। अब सेवरल इश्यूज आ गए, सिख रिसेंटमेंट, ये सारी चीजें शुरू हो गई। कैसे? क्योंकि कैपिटल, शेयरिंग ऑफ कैपिटल ऑफ चंडीगढ़। ओके, और दूसरी चीज, रिवर वाटर पर डिस्प्यूट शुरू हो गया। रिवर वाटर, कौन सी रिवर्स पर डिस्प्यूट शुरू हुआ? याद रखिएगा, रावी रिवर बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब, एंड दूसरी कौन सी थी? ब्यास रिवर, ब्यास रिवर। समझ में आ रहा है? रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट शुरू हुआ। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। तो ये एक बैकग्राउंड था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बैकग्राउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी भी चीज को समझना है। ओके,
तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि सर रीजंस क्या क्या है, ओके, रीजंस क्या क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीजें, ओके। नाउ फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस, ओके। नाउ रीजंस क्या क्या है? नाउ रीजंस, तो देयर आर फोर रीजंस। वन इज इकोनॉमिक causes, economic causes, another political crisis, political crisis. Third reason is social issues. Okay, then immediate causes, immediate causes. Okay, now try to understand. So the story of Punjab crisis starts with the partition of India only. Okay, अब जब मुस्लिम माइग्रेंट्स जो इंडिया से पाकिस्तान में गए, मुस्लिम माइग्रेंट्स जो इंडिया से पाकिस्तान में गए, ओके, मुस्लिम माइग्रेंट्स लेफ्ट और ये अपनी लैंड छोड़ कर गए, तो ये कितनी लैंड छोड़ कर गए? 1.6 मिलियन हेक्टेयर। मुस्लिम माइग्रेंट्स लेफ्ट 1.6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन इंडियन पंजाब। समझ में आ रहा है? इंडियन पंजाब। अब वहां से जो सिख आएंगे वो भी अपनी लैंड छोड़कर आएंगे जो पाकिस्तान के पंजाब से आएंगे, ओके। वाइल सिख माइग्रेंट्स, okay. Now Sikh migrants who were coming from Pakistan, they left. वो अपनी वहां पर कितनी लैंड छोड़कर आए? 2.6 मिलियन हेक्टेयर इन पाकिस्तान, 2.6 मिलियन हेक्टेयर इन पाकिस्तान। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इंडियन गवर्नमेंट के सामने अगर आप कॉमन सेंस लगाएं? रिहेबिलिटेशन ऑफ सिख रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। Okay, so rehabilitation of Sikh refugees, it became the challenge for Nehru government. Okay, ये याद रखिएगा। और इसीलिए एक सिख आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर को अपॉइंट किया गया रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में, जिसका हेडक्वार्टर जलंधर में बना था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर जलंधर में बनाया गया था। ओके, अब एक चीज याद रखिएगा कि इसमें हुआ क्या। तो अब जलंधर में हेडक्वार्टर बना, तो उन आईसीएस ऑफिसर ने क्या किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, ग्रेडेड कट एंड स्टैंडर्ड एकर। कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आए? ग्रेडेड कट एंड स्टैंडर्ड एकर। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? Under this concept, every family in Punjab has to have a specific amount of land as per the parameters fixed by government. कि जो भी फैमिली है पंजाब में उसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड होगी जो कि पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने सेट कर रखे। समझ में आ रहा है? नाउ अब इस टाइम पीरियड में जब माइग्रेशन हो रहा है 1947 में, तो पंजाब में डोमिनेट कौन कर रहा है? हिंदू लैंडलॉर्ड्स। सो एट दैट टाइम पंजाब was under the control of Hindu landlords। किसके कंट्रोल में है पंजाब? हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो ये अब याद रखिएगा अटैक था किसके? उनके इंटरेस्ट पर, और यहीं से बर्थ हो जाएगा किस चीज का? दिस वाज एन अटैक टू देयर इंटरेस्ट एंड दिस लेड टू हिंदू सिख कम्युनलिज्म, हिंदू सिख कम्युनलिज्म। ओके, बर्थ इन इंडिया, इंडिया में यहीं से शुरुआत हुआ कम्युनलिज्म, हिंदू सिख कम्युनलिज्म। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ हिंदू सिख कम्युनलिज्म ऑलरेडी शुरू हो गया था, ओके। और सबसे बड़ा इशू अब 1947 से हिंदू सिख कम्युनलिज्म शुरू हुआ, और यहीं से एक और चीज शुरू हो गई कि भाई पंजाबी एक अलग स्टेट बनाना है। मैंने अभी आपको बताया जो डिमांड बाद में रिजेक्ट कर दी गई, ओके। तो ये सारी चीजें शुरू हो गई थी। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। तो अब इसी सिचुएशन में, इन सभी सिचुएशन में याद रखिए, अब इन सभी बैकग्राउंड में तीन चीजें और हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947 में हुआ,
India defeated Pakistan. Then again second war in 1965 एंड अगेन थर्ड वॉर 1971 में हुआ था बांग्लादेश को लेकर, और इंडिया ने, याद रखिए, बांग्लादेश को लिबरेट करवा दिया। समझ में आ रहा है? बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड एज ए सेपरेट कंट्री। क्लियर एवरीवन? अब यहीं से याद रखिए मेन मुद्दा शुरू हुआ। मेन मुद्दा था क्या? अब पाकिस्तान ने कहा कि जब बांग्लादेश बन गया था, पाकिस्तान को बदला लेना था। पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ गई कि वो इंडिया से कभी भी डायरेक्ट वॉर में नहीं जीत सकते। इसलिए आप देखेंगे आफ्टर 1971 पाकिस्तान स्टार्टेड प्रॉक्सी वॉर इन इंडिया। प्रॉक्सी वॉर किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ होम ग्रोन मूवमेंट। होम ग्रोन मूवमेंट, दैट इज इंसर्जेंसी। तभी आप देखेंगे इंसर्जेंसी शुरू होती है 1970 से, क्योंकि पाकिस्तान अब इसी को मेन टूल बनाएगा इंडिया में। याद रखिएगा, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी लाने की कोशिश करेगा, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। और इसीलिए तुम देखोगे कि यहीं से शुरुआत होगी। तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी सबसे पहले पाकिस्तान ने कौन सा रीजन उठाया? पंजाब रीजन। यहां से शुरुआत की। खलिस्तानियों को सपोर्ट, समझ में आ रहा है? ये सबसे जरूरी चीज है, खलिस्तानियों को सपोर्ट करना। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये याद रखिएगा। यहां से शुरुआत होती है मेन स्ट्रगल की। ओके, ये याद रखिए, यहीं से शुरुआत हो गई मेन स्ट्रगल की। ओके, नाउ अब मेन बैकग्राउंड जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होगा। मेन स्ट्रगल जो शुरू होगी वो यहीं से शुरू होगी। ओके, बिकॉज अकालीज जो थे, याद रखिएगा, वो अब 1951 की अगर हम बात करें, 1951 अकाली वॉन ओनली 14 सीट्स। अब अकालीज सिख पार्टी थी। ओके, तो 1951 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो अकालीज को कितनी सीट मिली? अकालीज वॉन ओनली 14 सीट्स आउट ऑफ 125 सीट्स। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अब रिलीजन का सहारा लेना ही था। तो अब तुम देखो कि पंजाब की डिमांड क्यों आ रही है। अकालीज ने जब इलेक्शन लड़ा 1951 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, अकालीज को वहां पर सिर्फ 14 सीटें मिली 125 में से। अब भाई रिलीजन का यूज करोगे तभी वोट मिलेगा इंडिया में, तो यही सिस्टम है। तभी 1951 के बाद से अकालीज ने डिमांड करना शुरू किया, किस चीज का? पंजाब सूबा का। पंजाब सूबा, तभी तो मूवमेंट शुरू हो रहा है, पंजाब सूबा मूवमेंट 1955, कि पंजाबियों का एक अलग स्टेट होना चाहिए। और नेहरू ने क्या कहा कि कोई भी डिमांड अगर कम्युनल बेसिस पर आएगी, ओके, रिलीजन के बेसिस पर, वो पूरी नहीं की जाएगी, तो रिजेक्ट कर दिया था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो इसीलिए अब देखिए कि यही सारा मेन कंसर्न रहेगा। और फाइनली 1966 में क्या हुआ? 1966 में पंजाब एक सेपरेट स्टेट बन गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, पंजाब क्या बन गया? सेपरेट स्टेट। सो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पंजाब स्टेट 1966, पॉलिटिकल एस्पिरेशन ऑफ अकाली दल वाज नॉट मेट। समझ में आ रहा है? आफ्टर दिस ऑल्सो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो थे, एस्पिरेशंस ऑफ अकाली दल was not met। ओके, क्यों? ऐसा क्यों था? तो इसके पीछे अगर हम बात करें तो सिख जो पॉपुलेशन थी, सिख पॉपुलेशन was less than 60% ओनली। ओके, एंड इस 60% में से 25% जो थे वो, याद रखिएगा, महजबी सिख थे। मजहबी, मजहबी सिख का मतलब क्या है? मजहबी सिख कहा जाता है दलित जो कन्वर्ट हुए थे, दलित कन्वर्टेड इनटू सिख। समझ में आ रहा है? अब अकाली दल के पास कोई इशू बचा ही नहीं था कि वो सस्टेन कैसे करेंगे, इनकी सरकार बार बार गिर गई। समझ में आ रहा है? नाउ अकाली दल हैव नो एनी इशू विच कैन हेल्प देम टू सस्टेन। नाउ अब सस्टेन करने के लिए क्या करेगा अकाली दल? अकाली दल हैड नो इशू टू सस्टेन देमसेल्व्स। तो अब सस्टेन करने के लिए इन्होंने
पॉलिटिक्स में बड़ी गंदी चीज का यूज किया, दैट इज सेपरेटिज्म। बस यहीं से मेन चीजें शुरू हो गई। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए, यहीं से इन्होंने यूज किया सेपरेटिज्म, सेपरेटिस्ट चीजों का यूज करना शुरू किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो सेपरेटिज्म, ये सारी चीजें आ गई। तो अब एक चीज याद रखिए, 1966 में पंजाब तो बन चुका है। सो अकालीज दे फॉर्म गवर्नमेंट इन 1967, बट दे बिकेम पार्ट ऑफ इंटरनल स्ट्रगल। अकालीज में आपस में ही इंटरनल स्ट्रगल शुरू हो गया, और इसी बेसिस पर 1967 में अकालीज की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। फिर बनाई इन्होंने 1969 में, फिर डिसॉल्व हो गई। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिकेम द पेन फॉर पीपल। ओके, एंड इन जनरल इलेक्शंस, तो 1971 में क्या हुआ? जनरल इलेक्शंस हुए। 1971 जनरल इलेक्शंस, नाउ 1971 में जनरल इलेक्शंस हुए। तो फिर से याद रखिएगा, इस बार अकाली दल पावर में नहीं आई। कौन आ गई? कांग्रेस बाउंस्ड बैक टू पावर। कांग्रेस बाउंस्ड बैक टू पावर। कांग्रेस आ गई पावर में। अब ये पेन हो गया किसके लिए? अकाली के लिए। सो पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ अकाली दल वंस अगेन गॉट सेटबैक। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनको कितनी सीट मिली थी? इनको एक सीट मिली थी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, आउट ऑफ 13 इन लोकसभा। लोकसभा में 13 में से एक सीट आई इनको, और 14 सीट आई 117 में से स्टेट लेजिस्लेचर में। बहुत बुरा हाल था अकालीज का। आज भी जो लड़ाई है वो इन्हीं चीजों की है, सीट्स की। तब अकाली दल एक ग्रैंड प्लान के साथ आ गए। तब अकाली दल ने कहा कि भैया अब तो कुछ करना पड़ेगा अगर सस्टेन करना है पॉलिटिकल पार्टी को। तब ये ग्रैंड प्लान लेकर आए, और वो ग्रैंड प्लान क्या था? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से चीजों को पढ़ा जाता है और समझा जाता है स्टोरी के फॉर्म में, ताकि तुम्हें चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तब ये ग्रैंड प्लान लेकर आए, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973। अब किस बैकग्राउंड में आ रहा है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन? बैकग्राउंड अभी मैंने आपको बताया कि पंजाबी सूबा मूवमेंट, पंजाब बन चुका है। ओके, बट कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को टक्कर देना बहुत मुश्किल था। तो 1967 1969 में याद रखिएगा, जो अकाली दल की गवर्नमेंट थी डिसॉल्व हुई बार बार। एंड इन 1972 इंदिरा गांधी इज रिसाउंडिंग विक्ट्री इन 1971 लोकसभा इलेक्शन। 1971 में इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी जीत हुई थी। ओके, और अकाली दल की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल, इन्हें सीट्स मिली नहीं। लोकसभा के इलेक्शन में एक सीट आई, बताओ। समझ में आ रहा है? तो अब पार्टी कहां पे मिलती है? पार्टी, ये जो अकाली दल पार्टी है, अब ये मिलेगी कि अब किसी तरह कुछ तो यूज करना पड़ेगा। अकाली दल पार्टी मिलती है एक सैक्रेड टाउन जिसका नाम है आनंदपुर साहिब, जो कि बर्थ प्लेस कहा जाता है किसको? खालसा को। समझ में आ रहा है? आनंदपुर साहिब में अकाली दल पार्टी जो थी वो मिली। ओके, जो कि बर्थ प्लेस है खालसा का 1973 में। उसमें इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी। दे रिलीज अ लिस्ट ऑफ डिमांड्स। ओके, जिससे अब ये अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहली चीज इन्होंने जो डिमांड की कि चंडीगढ़ को कैपिटल बनाओ पंजाब का। ये इमोशनल डिमांड थी पंजाबीज की। समझ में आ रहा है? सो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको खालिस्तान मूवमेंट समझना है, बिकॉज इन दिस रेजोल्यूशन दे डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर स्टेट ऑफ पंजाब। ऑटोनॉमी। अब आप ये भी देखिए कि 1973 बांग्लादेश बन चुका है, तो पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है? So they demanded autonomy for state of Punjab and they identified region that would be a part of separate state. different region भी निकालिए जो उसका पार्ट होंगे, कि चंडीगढ़ को कैपिटल बनाओ पंजाब का। ये इमोशनल डिमांड थी पंजाबीज की। समझ में आ रहा है? स्टेट लीडर्स के लिए क्या किया कि पंजाब को ऑटोनॉमी दे दो, इससे स्टेट लीडर खुश हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? मिडिल क्लास को कैसे इन्होंने खुश किया? मिडिल क्लास को खुश करने के लिए बोल दिया कि सिख को आर्मी में लाया जाए। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिख इन आर्मी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिख इनटू आर्मी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड पंजाब का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा वाटर ऑफ इट्स रिवर। पंजाब का पूरा अपना कंट्रोल होगा उनके रिवर्स पर।
एंड दे ऑल्सो सॉट द राइट टू फ्रेम इट्स ओन इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन, कि पंजाब अपना खुद का इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो 1970 के वन बाद की चीजें हैं ये, समझ में आ रहा है? तो अब 1971 के बाद की चीजें हैं, मतलब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज अकाली दल वॉज ट्राइंग टू कैश। अब अकाली दल को, अब पॉलिटिकल पार्टी बिना पैसे के नहीं चल सकती है, समझ में आ रहा है? तो अकाली दल वॉज ट्राइंग टू कैश इन ऑन द ग्रोइंग डिमांड ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट, समझ में आ रहा है? और पंजाबी सूबा मूवमेंट जो है, इसको ग्लोबल स्केल पर जो सिख थे वो काफी सपोर्ट कर रहे थे। दे हैड गॉन ग्लोबल बाय 1971। एक एडवर्टीजमेंट किया गया था न्यूयॉर्क टाइम्स में, एडवर्टीजमेंट वाज अपीयर्ड एंड देवर, और उस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा था? बर्थ ऑफ खालिस्तान। समझ में आ रहा है? बर्थ ऑफ खालिस्तान। सो दिस बिकेम अ ग्रेव कंसर्न फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ी चीज है। अब मान लीजिए अकाली दल ने ये प्लान तो बना लिया, बट आप मासेस तक अपनी बात कैसे पहुंचाओगे? इट वॉज अ ग्रेट स्टेप ऑफ अकालीज, बट द बिगेस्ट चैलेंज वॉज टू टेक दिस रेजोल्यूशन टू मासेज इन पंजाब। मासेज को कैसे समझाओगे? लोगों को कैसे समझाओगे? तब आपको किसी ऐसे इंसान को पकड़ना पड़ेगा जिसको मासेज पसंद करते हो। तब याद रखिएगा किसको पकड़ा अकाली दल ने? संत जरनैल सिंह भिंद्रन वाले। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, सेंट है ये। अब सेंट की तो बात पॉपुलेशन सुनती है। सेंट जरनैल सिंह भिंद्रन वाले, ओके, बिकेम द टारगेट ऑफ अकालीज। अकालीज ने कहा कि इनको भाई उठाओ। इनको क्या कहा जाता है? ही इज अ बाबा रामदेव ऑफ पंजाब। बाबा, ही वॉज अ बाबा रामदेव ऑफ पंजाब। समझ में आ रहा है? बाबा रामदेव ऑफ पंजाब, भिंद्रन वाले। क्लियर एवरीवन? ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। ये कुछ डिमांड्स थी और यहीं से अब चीजें शुरू होंगी। रिमेंबर दिस थिंग, ओके? तो अब जो जरनैल सिंह है, इनिशियली इंदिरा गांधी ने भिंद्रन वाले को बहुत सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी सपोर्टेड संत जरनैल सिंह भिंद्रन वाले, ताकि इंदिरा गांधी ने इतनी कोशिश की कि जरनैल सिंह भिंद्रन वाले बिल्कुल भी शिरोमणि अकाली दल के साथ ना आ पाए। समझ में आ रहा है? बिकॉज जरनैल सिंह भिंद्रन वाले वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। समझ में आ रहा है? एंड इसीलिए इन द बिगिनिंग इटसेल्फ इंदिरा गांधी ऑफर्ड पैट्रोनेज टू भिंद्रन वाले। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। सो टिल 1977 टू 99, 1977 टू 1979 जरनैल सिंह भिंद्रन वाले ने भी सपोर्ट किया किसको? इंदिरा गांधी को। सपोर्टेड इंदिरा गांधी। अब उसके बाद हुआ क्या? समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हुआ क्या? अब ये जरनैल सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वन सच मैन वॉज जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, चैरिज्मेटिक प्रीचर, ओके, जो कि ऑथेंटिक वॉइस बने सिख की, इन कॉन्ट्रास्ट टू द अकाली दल्स ल्यूकवार्म वैसिलिटेटिंग लीडरशिप। समझ में आ रहा है? तो कहा जाता है भिंद्रन वाले वॉज प्रॉप्ड अप बाय संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, ओके, टू स्टैंड अगेंस्ट अकालीज फॉर कांग्रेस पॉलिटिकल बेनिफिट, ओके। बट 1980s में जो अपील थी भिंद्रन वाले की, इट हैड ग्रोन सो मच दैट ही स्टार्टेड टू बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। अब इनकी धीरे धीरे अपील बढ़ती चली गई। समझ में आ रहा है? तो ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बनने लगी। अब इसी टाइम पीरियड में 1980s में ही शिरोमणि अकाली दल के एक लीडर आए, लोंगवाल। समझ में आ रहा है? लोंगवाल, लोंगवाल लीडर थे शिरोमणि अकाली दल के। इन्होंने जरनैल सिंह के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया, ओके, जरनैल सिंह के साथ एक पैक्ट साइन किया। नाउ अब यहीं से शुरुआत होगी मेन स्ट्रगल की, यहीं से अब मेन स्ट्रगल की शुरुआत होगी। तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये याद रखिएगा। तो अगर अकालीज वर अ मॉडरेट फैक्शन, ओके, तो ये याद रखिएगा भिंद्रन वाले रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्सट्रीमिस्ट व्यू, अकालीज क्या थे? मॉडरेट फैक्शन, भिंद्रन वाले एक्सट्रीमिस्ट व्यू। 1982 में याद रखिएगा अकाली दल एंड भिंद्रन वाले, दे जॉइन हैंड्स टू लॉन्च द धर्म युद्ध मोर्चा।
1982 में याद रखिए, भिंद्रनवाले विद द सपोर्ट फ्रॉम अकाली दल लीडरशिप दे लॉन्च्ड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसके अगेंस्ट में? यूनियन गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसको कहा जाता है धर्म युद्ध मोर्चा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। अब 1982 में याद रखिए, अकालीज दे अनाउंस दैट दे वुड डिस्टरप्ट 9th एनुअल एशियन गेम्स जो दिल्ली में होने वाले थे। अकालीज ने बोला कि हम सही से गेम्स नहीं होने देंगे, एशियन गेम्स होने थे, 9th एनुअल एशियन गेम्स दिल्ली में। ओके, ये चीज कहा था किसने? अकालीज ने। अब ये याद रखिए कि यहीं से अब शुरुआत हो गई। तो जैसे ही धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुआ, भिंद्रन वाले को रेजिडेंस दे दिया गया इनसाइड गोल्डन टेम्पल, डायरेक्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन एंड क्लैशेस विद पुलिस। समझ में आ रहा है? तो वहीं पर याद रखिए कि इनको सीधे क्या दे दिया गया? गोल्डन टेम्पल में जगह मिल गई। ओके, और भिंद्रन वाले ने 1982 से ही याद रखिए गोल्डन टेम्पल से अपना मूवमेंट शुरू किया, अपना ऑपरेशन शुरू किया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो अब गुरु ग्रंथ, अब इन्होंने रिलीजन का यूज करते हुए लोगों को अपनी तरफ खींचा। कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब सपोर्ट करता है निर्गुण सेक्ट को। ओके, प्रीस्टली क्लास कोई भी नहीं होती। तो जर्नैल सिंह स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर लाइंस फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी वजह से इन्होंने कम्युनलाइजिंग शुरू कर दिया सिख एंड हिंदू पॉपुलेशन में। जर्नैल सिंह ने कम्युनलिज्म शुरू किया बिटवीन हिंदूज एंड सिख पॉपुलेशन। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब रिलीजियस पोलराइजेशन शुरू हो गया, वायलेंस शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? भिंद्रन वालेज ओन हार्श रियोट्रिक अगेंस्ट हिंदूज। तब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द मूवमेंट टेंटामाउंट टू सेसेशन। तब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कहा कि ये मूवमेंट सही नहीं है, ये एक सेपरेटिज्म लेकर आ रहा है। कहां पर? पंजाब में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अब इस चीज को, अब एक चीज याद रखिए, उस समय पंजाब केसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। ओके, आप सभी ने नाम सुना होगा पंजाब केसरी का। तो अब हुआ क्या? अब भिंद्रन वाले और इनके फॉलोवर्स ने अपना याद रखिए जो मेन सेंटर था वो गोल्डन टेम्पल में बनाया। ओके, हरमंदिर साहिब जिसको कहा जाता है। इन्होंने उस होली श्राइन को कन्वर्ट कर दिया था एक आर्म्ड फोर्ट्रेस में। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आर्मी कहां घुसेगी? आर्मी घुसेगी सीधे गोल्डन टेम्पल में। ये याद रखिएगा, क्योंकि पूरा बेस बना लिया था किसने? भिंद्रन वाले ने, वहां पर गोल्डन टेम्पल में। समझ में आ रहा है? तो पंजाब केसरी के जो एडिटर थे, ओके, उन्होंने काफी ज्यादा, उन्होंने याद रखिए आवाज उठाई किसके खिलाफ? जर्नैल सिंह के खिलाफ। और जर्नैल सिंह ने पंजाब केसरी के एडिटर को भी मार दिया था। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो पंजाब केसरी के जो एडिटर थे उनको भी मार दिया गया। ओके, एडिट। तो अब यहीं से अब इंदिरा गांधी को एक्शन तो लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेंस्ट द इंडियन फेडरेशन। समझ में आ रहा है? इंडिया की यूनिटी के खिलाफ ये सारी चीजें थी। क्लियर एवरीवन? ये याद रखिएगा। सो गवर्नमेंट वाज फियरफुल अबाउट द डेवलपमेंट्स इन पंजाब, और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया 1980 में। इंदिरा गांधी ने डिसॉल्व कर दिया, ओके, स्टेट गवर्नमेंट को। अब वहीं से याद रखिए धीरे धीरे क्या हुआ कि सबसे पहले जगत नारायण को मार दिया गया। जगत नारायण कौन थे? मैंने अभी आपको बताया, एडिटर थे पंजाब केसरी के। इनको मरवा दिया किसने? भिंद्रन वाले ने। ओके, देन उसके बाद जो आईजी थे पंजाब के, उनको मार दिया गया। जो पंजाब के आईजी थे उनको भी मार दिया गया। आईजी का मतलब आप समझ रहे हैं? डीआईजी, ओके, इंस्पेक्टर जनरल, आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर। ओके, जिनका नाम था एएस अटवाल। एएस अटवाल, इनको मार दिया गया, डीआईजी को। समझ में आ रहा है? इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सारी चीजें शुरू हो गई। सो भिंदन वाले गेव अ कॉल फॉर सेपरेशन एंड आर्म्स स्ट्रगल अगेंस्ट इंडियन स्टेट, क्योंकि इनको पाकिस्तान भी याद रखिएगा सपोर्ट कर रहा था। समझ में आ रहा है? ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाई पाकिस्तान। ओके, तो ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो फियर पूरी तरफ था पंजाब में, फियर ऑल ओवर इन पंजाब। पंजाब में याद रखिएगा, अब जो पंजाबी सोल्जर्स थे उन्होंने भिंद्रन वाले को ज्वाइन कर लिया था। ओके, ये याद रखिए।
तो यहीं पर सिचुएशन जो थी वो बड़ी ही खतरनाक होने लगी थी। तब इस सिचुएशन में जब कुछ आर्मी के जो पंजाबी आर्मी जो सिख थे उन्होंने भी भिंद्रनवाले को ज्वाइन किया, तब इंदिरा गांधी ने बुलाया आर्मी के जनरल को, कहा कि मैं जर्नैल सिंह को डेथ देखना चाहती हूं। समझ में आ रहा है? तब कौन सा ऑपरेशन हुआ? 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। सिचुएशन इन पंजाब वाज वेरी फियरफुल। ओके, ये याद रखिएगा। सो जर्नैल सिंह को बड़ा ही कॉन्फिडेंस था कि आर्मी गोल्डन टेम्पल में एंटर नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए बेस किसको बनाया था? गोल्डन टेम्पल को। Jarnail Singh was confident that army won't enter into the Golden Temple, and all the pilgrimage they were hostages. समझ में आ रहा है? उन सभी को हॉस्टेज बना लिया गया। इंदिरा गांधी ने तुरंत ऑर्डर दिए कि टैंक को बुलाया जाए, और तुरंत टैंक आया और टैंक ने फायर किया। कहां पर? अकाल तख्त। अकाल तख्त, क्योंकि भिंद्रन वाले यहां पर छुपे हुए थे। अकाल तख्त, अकाल तख्त क्या है? होली श्राइन होता है, होली श्राइन इनसाइड द टेम्पल। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ 1 जून 1984। ओके, नाउ ड्यू टू fierce रेजिस्टेंस फ्रॉम भिंद्रनवाले एंड हिज हेवीली आर्म्ड सपोर्टर, आर्मी ऑपरेशन काफी बड़ा था और काफी ज्यादा वॉयलेंट था। समझ में आ रहा है? टैंक्स का यूज किया गया, एयर सपोर्ट का यूज किया गया। समझ में आ रहा है? सो द इमेजेस ऑफ इंडियन आर्मी टैंक्स जिन्होंने हमला किया होलिएस्ट श्राइन अकाल तख्त वॉज ट्रमेटिक। ये सबसे बड़ा ट्रमेटिक था किसके लिए? सिख के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए। समझ में आ रहा है? कहा जाता है कि 83 इंडियन आर्मी सोल्जर्स वर किल्ड एंड 249 वर इंजर्ड इन द ऑपरेशन, एंड टोटल 493 मिलिटेंट्स एंड सिविलियंस वर किल्ड इन दिस ऑपरेशन। ये याद रखिएगा। ओके, सिख कम्युनिटी इसीलिए अगेंस्ट में आ गई इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी क्लेम दैट शी वाज डूइंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। समझ में आ रहा है? इंदिरा गांधी ने ये चीज बोला भी था। समझ में आ रहा है? तो अब इसीलिए एक चीज याद रखिए कि ये जो ऑपरेशन था, ये जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चीजें, सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। समझ में आ रहा है? तो अब ये सारे रीजंस थे। ओके, काफी ज्यादा हॉस्टिलिटीज हुई थी। क्लियर? तो ये सारे ऑपरेशंस हुए, तो इसीलिए अब आप देखेंगे कि ऑपरेशन के बाद आईबी, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी ने इंदिरा गांधी को बोला भी था, एडवाइस भी दी थी कि आप अपने सिख गार्ड को रिमूव कर दीजिए। सितंबर में आईबी ने, सितंबर 1984 में आईबी ने कहा था, आईबी के जो चीफ थे उन्होंने कहा था इंदिरा गांधी से कि आप अपने सिख बॉडीगार्ड को हटा दीजिए, कि आपकी डेथ, आपके ऊपर खतरा है ये। समझ में आ रहा है? बट इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर मैंने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया, इससे जो सेक्युलरिज्म का आइडिया है वो हर्ट हो जाएगा, वो क्रश हो जाएगा। एंड इंदिरा गांधी को भी पता था, शी वॉज प्रिपेयर्ड दैट शी मे बी किल्ड। इंदिरा गांधी वॉज प्रिपेयर्ड दैट शी माइट बी किल्ड। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप देखेंगे ऑन 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी वॉज किल्ड बाय हर बॉडीगार्ड। इसीलिए इनके सिख बॉडीगार्ड ने इनको मार दिया था, और वहीं से रेयॉट शुरू हो गया पूरे दिल्ली और आसपास के एरिया में। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। क्लियर? सो आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार, भिंद्रनवाले वाज किल्ड एंड गोल्डन टेम्पल वाज फ्रीड फ्रॉम मिलिटेंट्स। ओके, बट इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के सिख कम्युनिटी बड़े परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि भाई अकाल तख्त पर हमला हुआ। समझ में आ रहा है? Clear. So on 31st October 1984, Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by two Sikh bodyguards. और जिसकी वजह से दिस ट्रिगर्ड द वर्स्ट कम्युनल वायलेंस सिंस पार्टीशन। पार्टीशन के बाद जो सबसे वर्स्ट कम्युनल वायलेंस था वो यही था। ओके, कहा जाता है अराउंड 8000 सिख वर मैस्कर्ड इन मैसिव एंटी सिख स्ट्रीट वायलेंस। बहुत सारे सिखों को मारा गया। समझ में आ रहा है? ये कुछ रिपोर्ट्स है। ओके, कुछ सिख नेशनलिस्ट जो कि कनाडा में थे, ओके, दे ब्लू अप एन एयर इंडिया फ्लाइट, जिन्होंने एयर इंडिया फ्लाइट में 329 पीपल्स को मार दिया। दे क्लेम दैट अटैक वाज टू एवेंज भिंद्रन वाले किलिंग, जिन्होंने भिंद्रन वाले की मौत का बदला लिया था।
Okay, and Punjab saw the worst violence, becoming the hub of a long drawn out insurgency till 1995. पंजाब सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था और बेसिकली ये सारी चीजें क्यों हो रही है 1971 के बाद? बिकॉज पाकिस्तान स्टार्टेड प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। और प्रॉक्सी वॉर का सेंटर क्या बनाया था पाकिस्तान ने? पंजाब। इसीलिए खलिस्तानियों को हथियार कहां से मिलेगा? इंडियन गवर्नमेंट तो देगी नहीं, हथियार कौन देगा? पाकिस्तान देगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अगर हम देखें आज स्टेटस क्या है खलिस्तान का, समझ में आ रहा है? अब आज स्टेटस क्या रह गया खलिस्तान का? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, कि आज स्टेटस क्या है। तो अब एक चीज याद रखना कि जब ये मूवमेंट 18 ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद राजीव गांधी आते हैं और राजीव गांधी ने लोंगवाल जो कि अकाली दल के लीडर थे उनके साथ अकॉर्ड साइन किया। और उस अकॉर्ड में 1985 में लोंगवाल और राजीव गांधी ने जब अकॉर्ड साइन किया तो चंडीगढ़ वॉज गिवन टू पंजाब। ओके, जो मिलिटेंसी में सफर किए गए थे उनको कॉम्पेंसेशन दिया गया और पंजाब की सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए पंजाब में क्या लगाया गया? आफ्सपा लगाया गया था। पंजाब भी याद रखिएगा क्या लगाया गया? आफ्सपा। आफ्सपा क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। ओके, कम्युनलिज्म का पार्ट है ये। तो आज स्टेटस क्या है खालिस्तान का? पंजाब हैज बीन लॉन्ग पीसफुल बट द मूवमेंट लिव्स अमंग सम सिख कम्युनिटीज ओवरसीज। अभी तो पीसफुल था सारी चीजें, बट जो बाहर सिख कम्युनिटीज हैं कहीं ना कहीं आईएसआई उन्हें सपोर्ट करती है, आईएसआई बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट फिर से कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है। सो द डायस्पोरा इज कंपोज प्रीडोमिनेटली ऑफ पीपल हु डोंट वांट टू लिव इन इंडिया। अब ये वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट को जो इंडिया में रहना चाहते ही नहीं, जो बाहर है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि आज भी उन सिखों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा भरा हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार का। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से वो खालिस्तान की डिमांड करते हैं और बेसिकली एक्सटर्नल पावर्स स्पेशली पाकिस्तान सपोर्ट करता है। समझ में आ रहा है? और भिंद्रन वाले को ये लोग क्या मानते हैं? भिंद्रन वाले इज व्यूड एज मार्टिर, शहीद बाय मेनी, एंड 1980 इज रिमेंबर्ड एज डार्क टाइम्स इन पंजाब हिस्ट्री। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, सो देयर इज अ स्मॉल माइनॉरिटी जो कि अभी भी पास से जुड़ी हुई है, एंड दैट स्मॉल माइनॉरिटी रिमेन्स सिग्निफिकेंट नॉट बिकॉज पॉपुलर सपोर्ट बट rather because they are trying to keep up their political influence. Okay, political influence with various political parties from the left as well as from the right. तो बेसिकली ये जो खालिस्तान की डिमांड है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में व्हाट कॉज खालिस्तान टू राइज, तो आप कह सकते हैं कि पहली चीज तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स। क्यों आ रहा है, क्यों राइज हुआ? बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर्स। सेकंड, पार्टीशन की वजह से, पार्टीशन का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल है। समझ में आ रहा है? देन रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिक्सिंग ऑफ रिलीजन, रिलीजन को जोड़ दिया जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में जर्नैल सिंह भिंद्रन वाले, मिक्सिंग ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, वहीं से चीजें खराब हो गई। समझ में आ रहा है? देन रेडिकल लीडरशिप, रेडिकल लीडरशिप, ये सारी चीजें। देन बिना फंड के ये सारी चीजें हो नहीं सकती, तो फॉरेन फंडिंग आती है। फॉरेन फंडिंग, जो डायस्पोरा रह रहा है और एक्सटर्नल पावर्स। समझ में आ रहा है? देन पाकिस्तान आईएसआई सपोर्ट करता है, दैट मींस रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, जिसकी वजह से खालिस्तान राइज हो रहा है। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से खालिस्तान राइज हुआ। समझ में आ रहा है? सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है खालिस्तान का पूरी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको हिस्ट्री भी बता दी, पोस्ट इंडिपेंडेंस सारी चीज समझ में आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय खालिस्तान मूवमेंट? सिंपल सा चीज है। एंड देन डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो ये इजी वे में बिल्कुल
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। जरूर प्रैक्टिस करिए। और एक 2022 में मेंस में क्वेश्चन आया था, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैव बीन कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी, डिस्कस विद एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। सो आई होप आप सभी को ये जो टॉपिक है खालिस्तान मूवमेंट का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर? तो ये इसीलिए आप सभी के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ताकि आप चीजों को आसानी से इजी लैंग्वेज में समझ सकें, हिस्ट्री को कनेक्ट कर सकें, पॉलिटी को कनेक्ट कर सकें। यही चीजें हमारा मेन मकसद है, आपको सिखाना। क्लियर? तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आप में से जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो उन सभी के लिए मैंने आप सभी को बताया कि जीएस बैच शुरू हो रहा है 11th ऑफ मार्च 2023। तो जल्द से जल्द एनरोल करवाएं। एनरोल नाउ। क्लियर? एट IQ सिविल्स IAS एकेडमी। समझ में आ रहा है? तो जल्द से जल्द एनरोल करवाइए और तैयारी करना शुरू करिए। क्लियर एवरीवन? सो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी रिसेंटली आर्टिकल आया था खालिस्तान पर, इसीलिए इस इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को मैंने डिस्कस किया। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।